हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई क्लास 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th के लिए इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस बुक में क्लास 9 से लेकर 12th तक एनसीईआरटी के सभी चैप्टर्स का क्वेश्चन और उसके आंसर्स दिए हुए हैं। इस बुक में बीपीएससी टीआरई 1.0, 2.0 और 3.0 में जो भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी दिए हुए हैं। इसके अलावा DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, EMRS टीजीटी पीजीटी में भी जो क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के पूछे गए हैं सभी दिए हुए हैं। इस बुक में कुल 91 क्वेश्चन पेपर में इकोनॉमिक्स के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सभी दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 आर्थिक विकास की समझ से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न, विकास क्या वादा करता है? विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य से संबंधित है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के विकासशील देश होने का कारण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। एक विकासशील देश एक संप्रभु राज्य होता है जिसका औद्योगिक आधार कम विकसित होता है। विकासशील देश मानने के 4 प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। जन्म दर, मृत्यु दर की अपेक्षा अधिक होने के कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होती है। कृषि अर्थव्यवस्था प्रमुख आधार और औद्योगिक विकास का स्तर निम्न होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास शब्द को स्पष्ट नहीं कर सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वितरण में प्रगति। आर्थिक विकास से आशय उस प्रक्रिया से है जिसके परिणाम स्वरूप देश के समस्त उत्पादन साधनों का कुशलतापूर्वक दोहन होता है, साथ ही साथ राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में निरंतर एवं दीर्घकालीन वृद्धि होती है तथा जीवन स्तर एवं मानव विकास सूचकांक में सुधार की स्थिति उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था का अंत कौन सा वर्ग करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सर्वहारा वर्ग। मार्क्सवाद एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा है जिसका नाम कार्ल मार्क्स के नाम पर रखा गया। प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल 1867 आर्थिक विकास का निराशावादी दृष्टिकोण जो यह प्रतिपादित करता है कि पूंजीवाद का विनाश स्थिरावस्था के कारण नहीं बल्कि अधिक उत्पादन, सामाजिक उथल पुथल तथा आंतरिक द्वंद्व के कारण होगा। मार्क्सवाद के अनुसार सर्वहारा वर्ग पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त कर देगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आर्थिक विकास डेवलपमेंट की आधुनिक अवधारणा है। आर्थिक विकास अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त संसाधनों का फलन। किसी भी अर्थव्यवस्था में हो रही आर्थिक क्रियाएं दीर्घकाल में 2 प्रकार के परिवर्तनों को जन्म देता है। पहला है समग्र चरों जैसे सकल राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन जिसे नापा जा सकता है। ऐसे परिवर्तनों को आर्थिक समृद्धि कहते हैं। दूसरा है इन परिवर्तनों के साथ जब हम अर्थव्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तनों को भी सम्मिलित कर लेते हैं तो इसे आर्थिक विकास कहते हैं। आर्थिक विकास की आधुनिक अवधारणा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विकासशील देशों की बुनियादी विशेषता है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कृषि पर निर्भरता। विकासशील देशों की पहली महत्वपूर्ण विशेषता उनकी निम्न प्रति व्यक्ति आय है। यह एक विकासशील देश आमतौर पर कृषि प्रधान होता है। इसकी लगभग 60 से 75% आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर करती है। इन देशों में बड़े पैमाने पर गरीबी और निरक्षरता आमतौर पर प्रचलित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दो अभिकथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए गए अभिकथनों के संबंध में योग्य विकल्प का चयन करें। अभिकथन है, आर्थिक विकास पूंजी संचय और तकनीकी प्रगति पर निर्भर करता है। दूसरा अभिकथन है, गरीब विकासशील देश के लिए पूंजी संचय अत्यधिक आवश्यक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और बी दोनों स्वतंत्र रूप से सत्य हैं। आर्थिक विकास पूंजी संचय और तकनीकी प्रगति पर निर्भर करता है, इसलिए गरीब विकासशील देश के लिए पूंजी संचय अत्यधिक आवश्यक होता है। इससे निवेश और अत्यधिक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, जिसमें लोगों की आय और मांग में वृद्धि होती है। आगे के प्रश्न आय और अन्य लक्ष्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अर्थव्यवस्था के आउटपुट स्तर में वृद्धि किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों द्वारा। अर्थव्यवस्था में आउटपुट स्तर में वृद्धि दक्षता में वृद्धि और प्रौद्योगिकी में प्रगति से जुड़ी है। साथ ही अर्थव्यवस्था में रोजगार के अधिक अवसर सृजित कर और बेहतर प्रौद्योगिकी को नियोजित करके उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के आउटपुट स्तर में वृद्धि किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अर्थव्यवस्था में रोजगार के अधिक अवसर द्वारा और बेहतर प्रौद्योगिकी को नियोजित करना। अर्थव्यवस्था में रोजगार के अधिक अवसरों का सृजन कर और बेहतर प्रौद्योगिकी को नियोजित करके अर्थव्यवस्था में आउटपुट के स्तर में वृद्धि की जा सकती है। आगे के प्रश्न राष्ट्रीय विकास से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन से आर्थिक रूप से विकसित राष्ट्र के सूचक नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्राथमिक क्षेत्र में श्रम का उच्च अनुपात। विकसित राष्ट्र के सूचक कई आर्थिक, सामाजिक और संस्थागत पहलुओं पर आधारित होते हैं, जिनमें उच्च प्रति व्यक्ति आय, उच्च जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का उच्च स्तर, विकसित स्वास्थ्य सेवाएं, उद्योग और प्रौद्योगिकी का उच्च स्तर, बेहतर जीवन स्तर, न्यूनतम बेरोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, अच्छा बुनियादी ढांचा, स्थिर राजनीतिक व्यवस्था आदि विकसित राष्ट्र को सूचित करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में श्रम का उच्च अनुपात विकासशील राष्ट्रों की विशेषता है, न कि विकसित राष्ट्र का सूचक। अगला प्रश्न है, एक बंद अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, न तो निर्यात होता है और न ही आयात होता है। बंद अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो निर्यात होता है और न ही आयात होता है। बंद अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जो विश्व के अन्य देशों के साथ वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार एवं निवेश के लिए स्वतंत्र नहीं होती है। अगला प्रश्न है, देश की कुल आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित करने पर प्राप्त आय को कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रति व्यक्ति आय। किसी देश से एक वर्ष में व्यक्तियों की औसत आय को उस देश की उस वर्ष की प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय इज इक्वल्स टू संबंधित वर्ष की राष्ट्रीय आय अपॉन संबंधित वर्ष की जनसंख्या। अगला प्रश्न है, 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तृतीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है, आर्थिक सांख्यिकी शास्त्री एंगस मैडिसन के अनुसार 1600 से 1870 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति व्यक्ति विकास का प्रतिशत कितना था?
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 0.8। आर्थिक संख्या शास्त्री एंगस मैडिसन के अनुसार 1600 से 1870 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति व्यक्ति विकास या वृद्धि का प्रतिशत 0.8207% था। अगला प्रश्न है 1899 में भारतीय रुपए के संदर्भ में मौजूदा कीमतों के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 100 रुपये। 1899 में भारतीय रुपए के संदर्भ में मौजूदा कीमतों के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय 100 रुपये थी। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने अपूर्ण विकास के मॉडल का विचार किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जॉर्गेनसन। अपूर्ण विकास के मॉडल का विचार जॉर्गेनसन ने दिया। यह मॉडल विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में प्रमुख बदलावों पर केंद्रित है, जिसमें तकनीकी अपनाने, पूंजी निवेश, उत्पादकता वृद्धि, श्रम बाजार में बदलाव और संस्थागत सुधारों पर जोर दिया गया है। आगे के प्रश्न विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 है बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। वर्ष 2021-22 में बिहार और भारत के प्राथमिक क्षेत्रों की वृद्धि दरों के बीच अंतर सर्वाधिक था, जब बिहार की वृद्धि दर 9.6% थी और भारत की मात्र 4.1%। वहीं द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो हाल के वर्षों में यह संपूर्ण भारत की अपेक्षा कुछ धीमी गति से बढ़ता रहा है। यह पैटर्न 2020 से 21 और 21-22 दोनों वर्षों के लिए सच है। वर्ष 2019 से 20 में वृद्धि दर का रुझान उल्टा था। यदि तृतीय क्षेत्र पर विचार किया जाए तो इन दोनों वर्षों में बिहार में वृद्धि दर अपेक्षाकृत ऊंची रखी दिखी है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बिहार में प्राथमिक और तृतीय क्षेत्रों की वृद्धि दरें संपूर्ण भारत की अपेक्षा ऊंची रही हैं, जबकि द्वितीय क्षेत्र की दरें नीची रही हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बिहार कौशल विकास मिशन का कार्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2016 में बिहार कौशल विकास मिशन की शुरुआत की है। इसके प्रमुख कार्य युवाओं कौशल प्रदान करने के लिए प्रक्रिया और मानदंडों का मानकीकरण, वेब आधारित प्रशिक्षण वितरण और केंद्रीकृत निगरानी प्रदान करना और प्लेसमेंट की सुविधा हेतु उद्योग इंटरफेस के लिए एक साझा मंच प्रदान करना है। ए, बी और सी तीनों ही सही दिया हुआ है। आगे के प्रश्न आय और अन्य मापदंड से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18 है बिहार की वृद्धि दर 2021-22 में थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 10.98%। अगला प्रश्न है वर्ष 2022 से 23 में भारत की प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1,70,000। अगला प्रश्न है बिहार की वृद्धि दर 2021-22 में थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 10.98%। अगला प्रश्न है वर्ष 2022-23 में भारत की प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1,70,000। अगला प्रश्न है भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को लागू करने से क्या लाभ है? पहला है जीएसटी से कर आधार को बढ़ाकर और करदाता अनुपालन में सुधार करके सरकारी राजस्व में बढ़ोतरी आने की उम्मीद है। दूसरा है करों के कैस्केडिंग को हटाने और बढ़ी हुई पारदर्शिता से नागरिकों को उन करों के बारे में अधिक जानकारी मिलेगी जो वे वस्तुओं या सेवाएं खरीदते समय भुगतान करते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पहला और दूसरा दोनों सही है।
भारत में वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। भारत में जीएसटी को लागू करने के निम्न लाभ हैं। जीएसटी से कर आधार को बढ़ाकर और करदाता अनुपालन में सुधार करके सरकारी राजस्व में बढ़ोतरी आने की उम्मीद है। करों के कैस्केडिंग को हटाने और बढ़ी हुई पारदर्शिता से नागरिकों को उन करों के बारे में अधिक जानकारी मिलेगी जो वे वस्तु एवं सेवाएं खरीदते समय भुगतान करते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण के रूप में लेबल किया गया है। अभिकथन है, पूर्ण प्रतिस्पर्धी फर्म के लिए दीर्घकालीन संतुलन LAC के न्यूनतम बिंदु पर होता है। कारण है, पूर्ण प्रतिस्पर्धी में कोई भी नई फर्म यदि चाहे तो बाजार में उत्पादन स्थापित करने के लिए स्वतंत्र है और कोई भी मौजूदा फर्म उद्योग छोड़ सकती है। उपरोक्त दो कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दोनों ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। पूर्ण प्रतिस्पर्धी फर्म के लिए दीर्घकालीन संतुलन LAC के न्यूनतम बिंदु पर होता है क्योंकि पूर्ण प्रतिस्पर्धी फर्म में कोई भी नई फर्म यदि चाहे तो बाजार में उत्पादन स्थापित करने के लिए स्वतंत्र है और कोई भी मौजूदा फर्म उद्योग छोड़ सकती है। अगला प्रश्न है, डैश के संबंध में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की एक दूसरे के साथ तुलना की जा सकती है। पहला है संसाधनों का आवंटन, दूसरा है वितरण प्रभाव। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ना तो पहला और ना ही दूसरा। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की तुलना एक दूसरे के साथ संसाधनों का आवंटन और वितरण प्रभाव के संबंध में की जाती है। प्रत्यक्ष कर वह है जिसमें कराघात एवं करापात एक व्यक्ति पर पड़ता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर में कराघात करापात अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ता है। अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी को आरंभ करने हेतु सुझाव किस समिति द्वारा दिया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केलकर टास्क फोर्स। भारत में जीएसटी आरंभ करने हेतु सुझाव केलकर टास्क फोर्स ने वर्ष 2003 में संस्तुति की। इसे 101वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 279A में जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान किया गया, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री करेंगे। अगला प्रश्न है, जीएसटी में निम्नलिखित में से केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए कौन से कर को शामिल नहीं किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मनोरंजन कर। केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए निम्न करों को शामिल किया गया है, केंद्रीय उत्पाद कर, सेवा कर, अतिरिक्त उत्पाद कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क व उत्पाद शुल्क इत्यादि। राज्य सरकार द्वारा लगाए गए करों को जिन्हें जीएसटी में समाहित किया गया है, वैट, मनोरंजन कर, चुंगी व प्रवेश कर, विलासिता कर और क्रय कर इत्यादि। अगला प्रश्न है, संपत्ति से आय में सम्मिलित होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लगान। साधारण बोलचाल की भाषा में अंग्रेजी के रेंट शब्द का प्रयोग किराए के अर्थ में होता है, जो उस भुगतान को प्रकट करता है जो किसी संपत्ति, भूमि, मकान या दुकान के प्रयोग के बदले में किया जाता है। मार्शल के शब्दों में वह आय जो भूमि तथा प्रकृति के अन्य निःशुल्क उपहारों के स्वामित्व से प्राप्त होती है। इस प्रकार संपत्ति के आय में लगान को सम्मिलित किया जाता है। अगला प्रश्न है, जीएसटी मुआवजा तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, जीएसटी मुआवजा उपकर का उपयोग राज्यों को जीएसटी लागू होने से पहले 5 वर्षों के भीतर होने वाले किसी भी नुकसान की भरपाई के लिए किया जाता है। दूसरा है, जीएसटी अधिनियम के अनुसार राज्यों को मुआवजे की गारंटी दी जाती है यदि जीएसटी राजस्व वृद्धि 14% से कम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला और दूसरा दोनों सही है। जीएसटी परिषद की अनुशंसा पर वस्तु एवं सेवा कर राज्यों को क्षतिपूर्ति अधिनियम 2017 लागू कर दिया गया है। 101वें संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि जीएसटी लागू करने के कारण राज्यों को होने वाले राजस्व के नुकसान के लिए 5 वर्षों की अवधि के लिए उन्हें क्षतिपूर्ति करने की व्यवस्था की गई है। यह वर्ष 2015-16 को आधार वर्ष मानकर राजस्व का निर्धारण किया गया है।
इस अधिनियम में एक उपकर वसूल करने की व्यवस्था की गई है जिसे राजस्व हानि की स्थिति में राज्यों की क्षतिपूर्ति के लिए प्रयोग किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 14% की नाम मात्र वार्षिक वृद्धि प्रदान की गई है। कैग को इसके अंकेक्षण का दायित्व प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय पर निम्न में से कौन से भारतीय अर्थशास्त्री ने पुरोगामी काम किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, VKRV राव। भारतीय अर्थशास्त्री VKRV राव ने राष्ट्रीय आय पर पूर्वगामी काम किया। VKRV राव को वर्ष 1974 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, देशों के मध्य विकास की तुलना का मुख्य गुणांक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आय। देशों के मध्य विकास की तुलना का मुख्य गुणांक आय है। विभिन्न देशों के विकास स्तर की तुलना के लिए उनकी आय को सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक माना जाता है। विश्व विकास रिपोर्ट में देशों को उनकी प्रति व्यक्ति आय के अनुसार उच्च आय वाले देश और कम आय वाले देश के रूप में मान्यता दी जाती है। अधिक आय के लोग अपनी जरूरत की अधिक वस्तुएं प्राप्त कर सकेंगे, अतः अधिक आय देशों के मध्य विकास की तुलना का मुख्य आधार है। अगला प्रश्न है, मशीन से उत्पन्न आय और अल्पावधि के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा अन्य उपकरणों से प्राप्त आय को डैश के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्याज। किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के 4 साधन हैं: भूमि, पूंजी, श्रम और संगठन। भूमि को उसके उपयोग के बदले लगान, पूंजी को ब्याज, श्रम को मजदूरी और संगठन को लाभ होता है। चूंकि मशीन व अन्य उपकरण पूंजी है, इसीलिए इनको प्राप्त आय के ब्याज के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, 2016 के दौरान निम्नलिखित में से किन देशों में GDP अधिकतम था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत। अगला प्रश्न है, रॉबिन हुड प्रभाव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आय पुनर्वितरण। रॉबिन हुड प्रभाव आय के पुनर्वितरण से संबंधित है। यह एक ऐसी आर्थिक स्थिति है जिसके तहत आर्थिक असमानता को कम करने के लिए समाज में गरीबों को देने के लिए अमीरों से धन लिया जाता है। उदाहरण के लिए सरकार अमीरों से अधिक कर वसूल कर गरीबों के लिए कल्याणकारी सेवाएं प्रदान करती है। रॉबिन हुड प्रभाव समाज में समानता को प्रोत्साहन मिलता है और अमीर व गरीब के मध्य व्याप्त अंतर कम होता है। अगला प्रश्न है, 2017-18 से 2021-22 तक बिहार की प्रति व्यक्ति आय की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर क्या थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2.5%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम सामाजिक लाभ से संबद्ध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत का प्रतिपादन मुख्य रूप से प्रोफेसर शशांक तथा प्रोफेसर पीगू द्वारा किया गया। यह सिद्धांत बताता है कि सरकार को किस तरह से जनता पर कर लगाकर आय प्राप्त करनी चाहिए एवं प्राप्त आय को किस तरह से व्यय करना चाहिए। अगला प्रश्न है, रिकार्डो के व्यापार सिद्धांत के लिए क्या एक तत्व नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्पादन में वृद्धिमान प्रतिफल के नियम कार्य करते हैं। एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित निरपेक्ष लागत अथवा लाभ सिद्धांत की अपूर्णता से असंतुष्ट होकर डेविड रिकार्डो ने तुलनात्मक लागत अथवा तुलनात्मक लाभ सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तुलनात्मक लागत सिद्धांत श्रम के मूल्य सिद्धांत पर आधारित है। रिकार्डो के सिद्धांत की मुख्य मान्यताएं निम्नलिखित है। यह 2 देश 2 वस्तु मॉडल है। श्रम को समय के द्वारा मापा जा सकता है। पूर्ण रोजगार की मान्यता, यह सिद्धांत मानकर चलता है कि दोनों देशों में स्थिर लागत अनुपात के अंतर्गत उत्पादन होता है। दोनों देश व्यापारिक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। व्यापार स्वतंत्र व्यापार के तहत होता है। देश के उत्पत्ति के साधनों में पूर्ण गतिशीलता है, किंतु 2 देशों के बीच गतिशीलता का अभाव है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। चैप्टर 6 से लेके क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।
अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।